चल कहाँ थे हम लास्ट सेक्शन में पार्टनरशिप में, बताइए मुझे। 41 हो गया था, 41 हमने कर लिया था, ठीक है सर। भाई एनालिसिस कीजिए, डिसोल्यूशन ऑफ हैपनिंग ऑफ सर्टेन कंटीजेंसीज। सर कभी कभी क्या होता है सर, कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती है, कभी कभी क्या होता है सर, कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती है जिससे क्या होता है सर, जैसे आकस्मिक घटना की वजह से विघटन होता है। जैसे मान लीजिए पार्टनर की डेथ हो गई, पार्टनर की क्या हो गई, डेथ हो गई, इंसॉल्वेंट हो गया, ठीक है, या फिर सपोज कीजिए कि एक से ज्यादा अंडरटेकिंग का कंप्लीशन पूरा हो गया है। जैसे सपोज कीजिए हम लोग 3 पार्टनर थे, हम 3 पार्टनर ने डिसाइड किया कि हम एक बिल्डिंग बनाएंगे। हमारी एक थी स्पेसिफिक पार्टनरशिप, कौन सी पार्टनरशिप थी, स्पेसिफिक पार्टनरशिप, सेक्शन 8 है सर इसका, विनिर्दिष्ट भागीदारी थी हमारी। और वो भागीदारी क्या थी कि हम 5 मंजिल की बिल्डिंग बनाएंगे, 5 मंजिल की बिल्डिंग बनाएंगे, और जैसे बिल्डिंग कंप्लीट हो जाएगी हमारी पार्टनरशिप फॉर्म खत्म हो जाएगी, ठीक है ना सर। इंडिविजुअल बिल्डिंग के लिए हमारी वो थी, हमारी स्पेसिफिक पार्टनरशिप थी, हमारी विनिर्दिष्ट भागीदारी थी, सेक्शन 6 के अंदर वाली। अब जैसे ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, घटना घटित हो गई, अब वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। लिखना स्टार्ट कीजिए। इफ द पार्टनरशिप इज फॉर लिमिटेड पीरियड, इफ द पार्टनरशिप इज फॉर लिमिटेड पीरियड, यदि भागीदारी सीमित अवधि की थी, यदि भागीदारी सीमित अवधि की थी, तो उसकी समाप्ति पर इफ पार्टनरशिप इज फॉर लिमिटेड पीरियड, then expiry of such period, सेकंड पॉइंट लिखेंगे प्लीज, सेकंड पॉइंट लिखेंगे, wherever there is one or more adventure or undertaking, wherever there is one or more adventure or undertaking, जहां कहीं भी एक या उससे अधिक प्रोद्यम, या उपक्रम को चलाने के लिए सुविधा थी, wherever there is one or more adventure or undertaking, then after completion, तो उसके पूर्ण हो जाने के उपरांत, सी पॉइंट लिखेंगे, ऑन द डेथ ऑफ पार्टनर, भागीदार की मृत्यु के उपरांत। पॉइंट नंबर डी लिखेंगे, एडजुडिकेशन ऑफ पार्टनर एज एन इंसॉल्वेंट, भागीदार के दिवालिया न्याय निर्णित किए जाने के उपरांत, अगर फिर भी तो तुम इंसॉल्वेंट पार्टनर को कंटिन्यू करते हो ना सर, तो नुकसान तुम्हारा है। फिर हमने पढ़ा था ना लास्ट क्लास में, भाई तुमने भागीदार को दिवालिया होने के बाद भी कंटिन्यू रखा, तो नुकसान किसका है भाई, इसमें तेरा घाटा, पार्टनरशिप फर्म का, जो उस दिवालिया पार्टनर का कुछ नहीं जाता वाली बात हो जाती है फिर, ठीक है ना सर, उसमें उसी का घाटा है, उसको किसी कोई घाटा नहीं है। तुम रखना चाहो रखो, तुम दिवालिया पार्टनर को पार्टनर में रखना चाहते हो तो रखो, लेकिन फिर भविष्य में कोई भी लॉस होगा तो वो पार्टनर नहीं आएगा, प्रॉफिट में जरूर आएगा। आगे लिखिए सर, सेक्शन 43। देखिए ऐसा होता है कि देयर इज ए पार्टनरशिप, जिसको हम कहते हैं नोटिस एट विल, क्या कहते हैं, जिसको कहते हैं पार्टनरशिप एट विल, क्या कहते हैं, एट विल, इच्छाधीन भागीदारी। सेक्शन 7 में पार्टनरशिप एट विल था भाई, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए पार्टनरशिप थी, ठीक, उसमें ऐसा था कि पक्षकार जब भी चाहें उस पार्टनरशिप से निकल सकते हैं। तो लिखिए पॉइंट नंबर 1, वेर एवर पार्टनरशिप एट विल, जहां कहीं इच्छाधीन भागीदारी है, देन ऑन गिविंग रिटर्न नोटिस, तो लिखित सूचना देने के उपरांत, पार्टनरशिप एट विल का मतलब ये होता है कि पक्षकार की जब इच्छा है नोटिस देगा और फुर बल्लू जेल से फरार, तो वाली बात है इसमें भी, यार आपने नोटिस दे दिया तो पार्टनर फरार, उसको रोक नहीं सकते आप, यू कैन नॉट स्टॉप हिम। सेकंड पॉइंट लिखिए, wherever there is any date in notice, यदि सूचना में कोई तारीख दी गई है, यदि सूचना में कोई तारीख दी गई है, तो उस तारीख के उपरांत, then after such पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, यदि तारीख नहीं दी हुई है, तो सूचना संसूचित किए जाने की तारीख से, इफ देयर इज नो डेट इन नोटिस, देन डेट ऑफ कम्युनिकेशन, ये जो कम्युनिकेशन है ना सर, संसूचना जो हम दे रहे हैं यहाँ पे,
इस पर सेम नियम लागू होंगे सेक्शन 3 और सेक्शन 4 के। सेक्शन 3 और सेक्शन 4 के यहाँ पर नियम लागू होंगे किसके, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के। अभी जब ये होगा तब मैं आपको बताऊंगा कि संसूचना कैसे देते हैं। कम्युनिकेशन के रूल्स लगेंगे। कम्युनिकेशन के रूल्स क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए मैं लेटर से भेज रहा हूं आपको, तो उसमें रूल्स अलग लगेंगे। अगर मैं ईमेल से भेज रहा हूँ, फैक्स से भेज रहा हूँ, व्हाट्सएप पे भेज रहा हूँ, तो उसके रूल्स अलग लगेंगे। दो रूल होते हैं यहाँ पर, इंस्टेंटेनियस रूल होता है, एक होता है नॉन इंस्टेंटेनियस रूल। इंस्टेंटेनियस रूल होता है तात्कालिक नियम, और एक होता है अतात्कालिक नियम। हमने पढ़ाया होगा, मैडम ने पढ़ाया होगा ये सब चीजें ना आपको, उसमें पूरे केसेस पढ़ाए होंगे, एग्जांपल बताए होंगे, तो इसको दोबारा पढ़ाऊंगा मैं कॉन्ट्रैक्ट कभी आऊंगा तब, ठीक है ना सर। हम कॉन्ट्रैक्ट से और कॉन्स्टिट्यूशन से स्टार्ट करेंगे। डन, चलिए सेक्शन 44। अब कोर्ट कैसे डिसोल्व करता है, ये थोड़ा सा बड़ा है सर, इंपोर्टेंट मार्क कर लेना। आरजेएस मेंस में आया हुआ सवाल है, मल्टीपल टाइम आरजेएस मेंस में पूछा हुआ सवाल है। 44 इज वेरी इंपॉर्टेंट विद रेस्पेक्ट टू आरजेएस मेंस, ठीक है सर। डिसोल्यूशन बाय कोर्ट, न्यायालय द्वारा विघटन। अब ये होता कैसा है, होता क्या चीज है सर, इसको समझेंगे थोड़ा सा, ठीक है। न्यायालय द्वारा विघटन क्या होता है, इसमें लिखिए, वेरेवर डिसोल्यूशन ऑफ बाय कोर्ट देन इन फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। वेरेवर डिसोल्यूशन बाय कोर्ट इन फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस, निम्नलिखित परिस्थितियों में न्यायालय द्वारा विघटन किया जाएगा। निम्नलिखित परिस्थितियों में न्यायालय द्वारा विघटन किया जाएगा। इन द फॉलोइंग सर्कम वेरेवर डिसोल्यूशन ऑफ बाय कोर्ट इन द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। पॉइंट नंबर ए, any partner has become unsound mind, any partner has become unsound mind, any partner has become unsound mind। पॉइंट नंबर ए लिखना, जहां कोई भागीदार विकृचित हो गया है, जहां कोई भागीदार विकृचित हो गया है, जहां कोई भागीदार विकृचित हो गया है। पॉइंट नंबर 2, when the partner is permanently incapable of performing his duties, where partner permanent incapable of performing his duties, जहां कोई भागीदार स्थायी तौर पर, जहां कोई भागीदार स्थायी तौर पर कर्तव्य का पालन करने में असमर्थ है, कर्तव्य का पालन करने में असमर्थ है, कर्तव्य का पालन करने में असमर्थ है। अरे सर पार्टनर को हो गया पैरालाइज, अब हो गया बेड रेस्ट। पैरालाइज वाला आदमी क्या रहता है, बेड पे रहता है सर। अब सर वो पैरालाइज हो चुका है, उसको लकवा खा गया सर, वो क्या करेगा पार्टनरशिप, तो फिर कोर्ट से डिसोल्व करवाओगे आप उसको, ठीक है ना सर। कोर्ट जाओगे उसको हटवाओगे कि सर इसको हटाइए एज ए पार्टनर। थर्ड पॉइंट देखिए, एनी पार्टनर हैज डन प्रीजुडिस एक्ट, any partner has done prejudice act जहां किसी पक्षकार द्वारा, जहां किसी भागीदार द्वारा प्रतिकूल प्रभाव पड़ने वाला कार्य किया गया हो, प्रतिकूल प्रभाव पड़ने वाला कार्य किया गया हो, प्रतिकूल प्रभाव पड़ने वाला कार्य किया गया हो, प्रतिकूल प्रभाव पड़ने वाला कार्य किया गया हो। क्या क्या केस मेरे नोट्स में लिखे हुए हैं, तुमको क्या बताऊं मैं। केस का नाम लिखिए। अब इस केस में क्या होता है, इस केस में क्या होता है सर, एक पार्टनर क्या करता है, दूसरे पार्टनर की वाइफ के साथ में एडल्ट्री करता है। बात समझ में आई, कुछ ऐसा प्रभाव पड़ा है, ठीक है सर, प्रतिकूल प्रभाव डाला है उसने अपने आचरण के द्वारा, ठीक है। उसने कोई प्रेजुडिस वर्क किया है फर्म के साथ, ठीक है सर, उसको ये काम नहीं करना चाहिए था, ठीक है। वो अगर ये काम करेगा, लिखिए इसमें लिखिए, इन दिस केस वन पार्टनर हैज डन adultery with the wife of another partner, adultery with the wife of another partner. The court considered this ground for dissolution. The court considered this ground for dissolution. The court considered this ground for dissolution. यहाँ एक भागीदार द्वारा दूसरे भागीदार की पत्नी से जार क्रम का अपराध किया गया, दूसरी भागीदार की पत्नी से जार क्रम का अपराध किया गया, जार क्रम का अपराध किया गया, जार क्रम का अपराध किया गया, जार क्रम का अपराध किया गया। न्यायालय ने इसे विघटन का आधार माना, न्यायालय ने इसे विघटन का आधार माना, न्यायालय ने इसे विघटन का आधार माना। ऑल तो एडल्ट्री ऑफेंस नहीं है, ऑल तो एडल्ट्री ऑफेंस नहीं है, समझिएगा सर। ये जो हम बात करें ना एडल्ट्री की, ये तो केस में इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया। कौन से केस, जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया से इसको क्या कर दिया है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, असंवैधानिक घोषित कर दिया है। लेकिन एडल्ट्री मतलब जार क्रम, एडल्ट्री क्या होता था सर, कोई भी आदमी किसी की वाइफ के साथ में सेक्सुअल रिलेशन बनाता है,
रेप नहीं करता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, लैंगिक मैथुन करता है, और उस केस में क्या होता है, सपोज कीजिए दो पार्टनर है ए और बी, इसकी एक वाइफ है सी, अगर इसके साथ में अनैतिक संबंध बनाता है तो एडल्ट्री पहले एक ऑफेंस हुआ करता था, उसमें क्या था, सी के ऊपर केस दर्ज होगा और बी को कोई सजा नहीं मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें बोला कि देखिए औरत जो है ना, औरत कोई पशु नहीं है तुम्हारी, औरत औरत इज नॉट योर कैटल, है ना, शी इज नॉट योर कैटल, तो उसका भी एक, उसकी भी सेपरेट आइडेंटिटी है, इसकी भी सेपरेट आइडेंटिटी है, जो महिला है, जो पत्नी है उसकी भी सेपरेट आइडेंटिटी है, क्या पता उससे खुश ना हो, आप किसी को रोक नहीं सकते। सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया जोसेफ सैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के अंदर। लेकिन एडल्ट्री को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करने के बाद भी, डीक्रिमिनलाइज करने के बावजूद भी, एडल्ट्री एक ग्राउंड बनता है किसका, आज भी एक ग्राउंड है डाइवोर्स का, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, ठीक है ना सर, कि फर्म का विघटन किया जा सकता है एडल्ट्री के ग्राउंड पे आज भी, क्योंकि सर इसको हम प्रेजुडिस एक्ट मानते हैं, फर्म के विरुद्ध काम किया है आपने, ये नहीं करना चाहिए था आपको, बात समझ में आई। दूसरी बात को समझिए, अभी जब ये केस आया जोसेफ शाइन, तो भारतीय सेना, इंडियन आर्मी ने एक एफिडेविट दिया थ्रू द सेंट्रल गवर्नमेंट कि प्लीज ये जो जजमेंट है, इस जजमेंट को आर्मी के ऊपर अप्लाई ना किया जाए। समझ में आई भाई, एक फौजी तो वैसे वो तो वैसे भी वहां खड़ा है, बॉर्डर पे खड़ा है, अब घर में अगर उसकी वाइफ के साथ कुछ गलत हो, तो वो जिस आदमी ने फौजी की वाइफ के साथ गलत किया है उसको तो सजा मिलनी चाहिए ना, वो क्यों छूटे इस जजमेंट के चक्कर में। एक एफिडेविट दिया गया, अब इसके ऊपर क्या हुआ, आई डोंट नो अबाउट इट, इसके ऊपर क्या हुआ वो अभी भी पेंडिंग है शायद। और कहने का मतलब समझिए, कहने का एक्सप्रेसली मतलब ये है कि दोस प्रोविजंस आर स्टिल इन लाइन। अभी सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया, इसमें बोला कि डिफेमेशन को डीक्रिमिनलाइज कर देना चाहिए, मतलब डिफेमेशन का गैर अपराधीकरण कर दो, उसको अपराध मत बनाओ उसको। कोई डिफेम करता है तो आप सिविल कोर्ट में जाइए और वहां जाके सजा, वहां जाके कॉम्पनसेशन के अप्लाई कीजिए। आप कहाँ जाइए, जस्ट गो टू द सिविल कोर्ट और वहां जाके आप अप्लाई कीजिए, सिविल कोर्ट में जाके कॉम्पनसेशन लीजिए। इसको क्रिमिनल ऑफेंस मत रखिए डिफेमेशन को, ठीक है। आगे लिखेंगे प्लीज, डी पॉइंट लिखेंगे, डी पॉइंट, डी है ना सर, कौन सा है, चौथा है ना, लिखिए। wherever there is any particular, wherever there is any partner, जहां कहीं भी किसी भागीदार द्वारा, जहां कहीं भी किसी भागीदार द्वारा, जहां कहीं भी किसी भागीदार द्वारा जानबूझकर बार बार करार का भंग करता है, जानबूझकर बार बार करार का भंग करता है, wherever there is any partner who continuously willful breaches the duty, who continuously willful breaches the duty देन डिसोल्यूशन बाय कोर्ट। तो इस परिस्थिति में न्यायालय विघटन कर सकता है, ई पॉइंट लिखिए, पांचवा पॉइंट लिखिए, ई। wherever partner has transferred the shares to third person, wherever partner has transferred the shares to the third person, share to the third person, जहां कहीं भी एक भागीदार द्वारा अपना संपूर्ण हित पर व्यक्ति को अंतरित कर दिया गया हो, सर क्या बोलता है सेक्शन, सेक्शन 5 क्या बोलता है कि सर देखो पार्टनरशिप हमें कभी भी स्टेटस से क्रिएट नहीं होगी, बोलता है सर पार्टनरशिप कैसे क्रिएट होगी, हमेशा कॉन्ट्रैक्ट से बनेगी। जब पार्टनरशिप स्टेटस से नहीं बनती है तो फिर आप कैसे ट्रांसफर कर सकते हो किसी को। आज मान लीजिए मैं किसी फर्म का पार्टनर हूं और मैं चाहता हूं लोकेश पार्टनर बन जाए, तो मैं ऐसा हो सकता है क्या सर, डेफिनेटली पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल है क्या ये, तो क्योंकि आप स्टेटस से नहीं बने हो, आज मैं आपको ट्रांसफर कर देता हूं अपना शेयर्स का मतलब तुम नहीं बन जाओ, कंपनी नहीं है ये पार्टनरशिप है। कंपनी में आप शेयर ट्रांसफर कर सकते हो, मेरे पास अगर 51% शेयर है कंपनी के, मेरे पास अगर मेजर होल्डिंग्स है कंपनी की, तो मैं 51% किसी को ट्रांसफर करके उसको वो बना सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं बनूंगा। समझ में आ रही है, आर यू गेटिंग माय पॉइंट। अरे कहाँ घूम रहे हो, बगीचे में घूम रहे हो ऐसे बगीचे में मत घूमिए।
आर्मी वाला डिवाइस है क्या आपके पास में? जो फोन आया था तो पूरा बैग लेके गए थे, बैग क्यों लेके गए थे? हाँ, अरे फोन आया तो ठीक है, बैग क्यों लेके गए थे बाहर? फरार होने का इरादा था तुम्हारा? जब कभी मुझे घर से फरार होना होता था ना, जब मैं घर से कहीं शाम को चला, मेरे माय फादर इज वेरी वेरी अगेंस्ट, मैं क्या क्रिकेट बहुत अच्छा खेलता था बचपन से। बच, बचपन से एक ही शौक था मुझे, क्रिकेट खेलने का, है ना। तो शौक क्रिकेट खेलने का था और घर वाले बिल्कुल अगेंस्ट थे क्रिकेट के, बिल्कुल अगेंस्ट, मतलब बिल्कुल अगेंस्ट, ये क्रिकेट तो नहीं खिलाएंगे बेटा, जो करना है कर ले। फिर भी मैंने नेशनल ट्रायल दिया, मैं राजस्थान रॉयल्स का भी ट्रायल दे के आया 2012 का। आई वॉज ए वेरी गुड क्रिकेटर। मैंने एलएलबी जो हमारा कॉलेज था उसका मैं कैप्टन था, मैं एलएलएम करने गया, मैं वहां पे भी कैप्टन बना। वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ क्रिकेट। तो मेरे घर वाले नहीं जानते थे, तो मैं क्या करता था, शाम को ऐसे शूज वूज पहन के बैठ जाता था, ताकि जैसे मौका मिले फरार हो जाने का। वैसे ये बैग लेके बाहर गए तो ये भी शायद मुझे लगता है मेरी तरह ही फरार होने की तैयारी में थे। चलिए आगे लिखिए प्लीज, एफ लिखिए। सर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, द फर्म ऑफ बिजनेस कैन नॉट बी कैरिड ऑन, द फर्म ऑफ बिजनेस कैन नॉट बी कैरिड ऑन लॉस, द फर्म ऑफ बिजनेस कैन नॉट बी कैरिड ऑन लॉस। फर्म का कारोबार, फर्म का कारोबार हानि उठाए बिना नहीं चलाया जा सकता, फर्म का कारोबार हानि उठाए बिना नहीं चलाया जा सकता, फर्म का कारोबार हानि उठाए बिना नहीं चला सकता। बिकॉज यू कैन नॉट रन बिजनेस ऑन लॉस। क्या सर कोई घाटे में बिजनेस कर सकता है क्या? कर सकता है कोई घाटे में बिजनेस? कोई नहीं कर सकता सर। सबको एंड ऑफ द डे क्या चाहिए? प्रॉफिट चाहिए। प्रॉफिट दिखेगा तो ना कुछ करोगे भाई। घाटे में कोई काम नहीं कर सकता, ना आप ना मैं, कोई नहीं काम करेगा सर। कोई फालतू नहीं है, 1 साल कर लेगा, 2 साल कर लेगा, 3 साल कर लेगा, लेकिन उससे ज्यादा जिंदगी भर तो घाटे में काम नहीं कर सकता ना वो। कि आज उसको बेच दिया, आज घर में टीवी लगी उसको बेच दिया, इसके महीने का रेंट निकल गया, आज कार बेच दी, इससे 2 महीने का रेंट निकल गया। ऐसे थोड़ी बिजनेस चलाया जाता है। बिजनेस होता है प्रॉस्पेरिटी के लिए। अब जब प्रॉस्पेरिटी ही नहीं आएगी तो बिजनेस क्यों करेगा इंसान? तो फर्म अगर लॉसेस में जा रही है तो आप जाओगे ना डिसोल्व करवाने के, इसको खत्म करो। नेक्स्ट लिखिए प्लीज, जो भी पॉइंट है आपका। एंड एनी अदर रीजनेबल ग्राउंड, एनी अदर रीजनेबल ग्राउंड। ब्लैक स्क्रीन हो गई है, वॉइस नहीं आ रही है, देखो एक बार देखो। अरे भाई यहाँ तो सही चल रहा है सब कुछ सर, वॉइस नहीं आ रही है, ब्लैक स्क्रीन हो गई है। थांबा थांबा, बस देखने तो मुझे। हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है, देखो। हेलो, बस 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 बंद कर दीजिए। खुद की आवाज सुनना बहुत ही एम्बेरसिंग लगता है। खुद की आवाज सुनना कितना एम्बेरसिंग लगता है ना। सब कुछ सुन लो, बस खुद की आवाज मत सुनो। आप लोगों को आदत हो गई पढ़ते पढ़ते, मैं खुद की आवाज तो मैं 2 पल नहीं बर्दाश्त कर सकता, खुद की आवाज तो मैं। चल प्लीज लिखिए, आगे लिखिए। एंड अदर रीजनेबल ग्राउंड्स, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए प्लीज। अदर रीजनेबल ग्राउंड विच इज जस्ट एंड इक्विटेबल, एंड अदर रीजनेबल ग्राउंड विच इज जस्ट एंड इक्विटेबल। अन्य कोई आधार, अन्य कोई आधार जो कि न्याय संगत और साम्यपूर्ण है, अन्य कोई आधार जो न्याय संगत और साम्यपूर्ण है, न्याय संगत और साम्यपूर्ण है। केसेस सत्यनारायण वर्सेस वेंकट। इस केस में क्या होता है सर? इस केस में ऐसा होता है, जो मेजोरिटी पार्टनर होते हैं वो माइनॉरिटी पार्टनर को धमकाते रहते हैं। मेजोरिटी पार्टनर क्या होते हैं? सपोज कीजिए 7 पार्टनर्स हैं, कितने पार्टनर हैं? 7 पार्टनर, तो 5 पार्टनर तो एक तरफ और 2 पार्टनर बेचारे एक तरफ। तो ये 5 दबाव बनाते हैं इन 2 पे, इनको नौकरों की तरह काम कराते हैं। जबकि पार्टनर का मतलब क्या होता है कि आपको इक्वल स्टेटस मिलेगा, आपको समान स्थिति मिलेगी, तभी तो आप पार्टनर हो ना सर। अभी मेजोरिटी पार्टनर माइनर पार्टनर को धमकाते हैं। लिखिए इसमें, वेयर देयर इज मेजोरिटी पार्टनर हरेस माइनॉरिटी पार्टनर। जहां कहीं बहुमत वाले भागीदार, जहां कहीं बहुमत वाले भागीदार अल्पसंख्य अल्पसंख्य भागीदारों को अल्पसंख्यक भागीदारों को परेशान करते हैं, तो यह एक युक्तियुक्त आधार होगा।
तो यह एक युक्तियुक्त आधार होगा, परेशान करते हैं तो यह एक युक्तियुक्त आधार होगा, then it will be considered as reasonable ground, then it will be considered as reasonable ground. केस का नाम लिखिए, अंग्रेजी केस है चीज मैन वर्सेस प्राइस, चीज मैन वर्सेस प्राइस, इसमें लिखिए वेरेवर पार्टनर गिव फॉल्स अकाउंट, वेरेवर पार्टनर गिव फॉल्स अकाउंट। एक बार सुनील नहीं आ रहा हो अगर स्क्रीन तो आप अगर एक बार रिफ्रेश कर लीजिएगा उसको ना, कभी कभी आप क्या होता है आपके साइड से इंटरनेट में प्रॉब्लम होगी। देयर इज एवरीथिंग गोइंग वेरी परफेक्टली हियर। चीज मैन वर्सेस प्राइस, प्राइस इफ पार्टनर गिव फॉल्स अकाउंट, इफ पार्टनर गिव फॉल्स अकाउंट, यदि भागीदार मिथ्या लेखा प्रस्तुत करता है, यदि भागीदार मिथ्या लेखा प्रस्तुत करता है तो भागीदारी का अंत हो जाएगा, तो भागीदारी का अंत हो जाएगा। तो भागीदारी का अंत हो जाएगा। देयर कैन बी मल्टीपल केसेस, मतलब ऐसा नहीं केसेस बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन हम सिर्फ आरजेएस में उतना ही लिखे जितना हमें आवश्यकता है, जितना हमें आवश्यकता है, ठीक है ना सर। देयर कैन बी मल्टीपल केसेस, देयर कैन बी मल्टीपल केसेस। अगला लिखिए सवाल, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डिसोल्यूशन, विघटन का क्या प्रभाव होगा, विघटन का क्या प्रभाव होगा, विघटन का क्या प्रभाव होगा, विघटन का क्या प्रभाव होगा। मतलब सर ऐसा है 45 से 55 ये सारे प्रभाव है सर, ये सारे के सारे क्या है प्रभाव, कि प्रभाव क्या है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है 48, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है 48, प्रभाव क्या होगा। तो प्लीज पॉइंट नंबर 1 डाल के लिखना स्टार्ट कीजिए, सेक्शन 45 सबसे इंपॉर्टेंट 48 आएगा जब मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। विघटन का क्या प्रभाव होगा, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डिसोल्यूशन। अगर पार्टनरशिप फर्म डिसोल्व हो रही है, अगर आपका भागीदारी की कोई फर्म विघटित हो रही है तो उसका क्या प्रभाव होगा, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। विघटित अगर फर्म होती है, अगर पार्टनरशिप फर्म डिसोल्व होती है तो उसके क्या इंपैक्ट होते हैं। देखो सर सबसे पहले तो तुम कॉमन सेंस में सोचोगे ना, अरे किस में सोचोगे, कॉमन सेंस में सोचोगे। तो ऐसा है सर, सबसे पहले कोई भी पार्टनर डेथ हो गई, इंसॉल्वेंट हो गया या फिर छोड़ के भाग गया या उसको निकाल दिया, नोटिस दोगे नहीं दोगे, पब्लिक नोटिस दोगे ना, एक लोक सूचना जारी करोगे कि फलाना फलाना आदमी हमारा पार्टनर नहीं है, ये हमारी तरफ से कोई भी डीलिंग करेगा तो इसके लिए फर्म जिम्मेदार नहीं होगी, लिखेगा। दूसरी बात क्या लिखोगे कि सर अगर कोई पार्टनर जा रहा है तो उसका अकाउंट सेटल करोगे, क्या करोगे, अकाउंट सेटल करोगे। अगर कोई भी पेमेंट ऑफ डेट है भाई उसके ऊपर, पार्टनरशिप फर्म के ऊपर क्या है, कर्जा है, लोन है, तो चुका के जा, ऐसे मत भागे। तो जिम्मेदारी से भाग सकते हो क्या आप, कि तू तेरे को तभी निकलने देंगे यहाँ से जब तेरा लॉस रिकवर करेंगे तेरे से, समझ नहीं। सपोज पार्टनर की वजह से कोई नुकसान हो गया तो फर्म क्यों भुगते उसे, बात समझिए। मान लीजिए कभी भी डिसोल्यूशन होने के बाद में जहां पे कोई कुछ ऑब्लिगेशन परफॉर्म करनी है, जहां कुछ बाध्यता है, अब बाध्यता किसी भी चीज की हो सकती है, बाध्यता ये हो सकती है कि सर जितने ऑर्डर लिए हुए फर्म ने उनको तो फुलफिल करेगा ना पहले, ये इफेक्ट होता है डिसोल्यूशन का। भाई तुमको डिसोल्व करना है, तुमको विघटन करना है, करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जितने भी तुम्हारी ऑब्लिगेशंस हैं उनको तो फुलफिल करो। जो तुमने प्रायर कॉन्ट्रैक्ट लिए हुए थर्ड पार्टियों से, पर व्यक्तियों से जो तुमने ऐसे पहले करार किए हुए, संविदा की हुई है, उनको तो पूरा करो। ऐसे कैसे भाग देंगे, ये थोड़ी ना कि तुम पार्टिसिपेट मिले तो आज ही तुम्हारा काम खत्म। अरे भाई आज अगर मान लीजिए मैं कोचिंग को ऑनलाइन करूंगा या फिर टचवुड कोचिंग को अगर मैं करता हूँ कि आज से अब से अब्दुल खान अकेडमी सस्पेंड हो रही है बिकॉज आई एम डूइंग सो एंड वर्क, तो ये थोड़ी ना कि मैं एक ही दिन में सब कुछ कर दूंगा। आई हैव टू सेटल एवरीथिंग ना, यहाँ के असेट्स अकाउंट्स जो भी है सब मेरे को सेटल करना पड़ेगा, मैं से भाग नहीं सकता ना अपनी लाइबिलिटी से। तो वही बात सर पार्टनरशिप में, आई कैन नॉट रन ऑन माई लाइबिलिटी, मैं अपने दायित्व को समझता हूं तो मैं नहीं भागूंगा। अगर सेंसिबल आदमी तो नहीं भागेगा, और भागेगा भी तो उसने दायित्व पूरा करके भागेगा। परिस्थिति कुछ भी हो सकती है सर, अरे जीवन में तो किसी को कभी भी कोई भी परिस्थिति हो सकती है। अरे कठपुतली हम सारे, तुम ये बात समझ लो। वो एक मास्टर थे, अभी कोटा में पढ़ाते थे फिजिक्स, सुबह सुबह क्लास लेने आ रहे थे, है ना, तो ऐसे सीने में दर्द हुआ तो रास्ते में रुक गए कहीं, रुकने के बाद में उन्हें थोड़ी देर बाइक से आ रहे थे, वहीं बाइक रोक के बगल में खाली दुकान होती, दुकान के बारे से बना रहते ना सीढ़ियाँ, दुकान सुबह सुबह 7 बजे बंद है तो सीढ़ियाँ बनी रहती, वहां बैठ गए। वो बैग से पानी की बोतल निकाली, थोड़ा पानी पिया और वहीं लेट गए, वहीं मर गए। भरोसा है क्या कुछ जीवन का, जीवन का कोई भरोसा नहीं है सर, इतना सा भरोसा नहीं जीवन का, इतना सा भरोसा। परशुराम जी के 3 शिष्य हुए, परशुराम जी थे ना, उनके 3 शिष्य हुए।
भीष्म पितामह, 3 शिष्य हुए उनके, भीष्म पितामह हुए एक, तो एक कर्ण, कर्ण भी उनके शिष्य थे परशुराम जी की। कीड़ा काट गया था तो उनका इतना सब्र नहीं है, तो क्षत्रिय बालक है, क्षत्रिय बालक को विद्या नहीं देते थे वो। और एक वो अश्वत्थामा, 3 शिष्य हुए इनके। अश्वत्थामा नहीं, क्या नाम था उनका यार, देयर वन मोर शिष्य। अब आप किसी को पूछे कि जो 3 शिष्य हुए, भीष्म पितामह, कर्ण और एक और थे, कुलगुरु कृपाचार्य ऐसे कुछ थे, कृपाचार्य थे शायद, कुलगुरु कृपाचार्य। तो बोले कि तीनों शिष्य जो थे परशुराम जी के, इन तीनों में से सबसे महान कौन था? और ये भी याद रखना, इन तीनों को मारा गया धोखे से, ये तीनों धोखे से मरे हैं, एक्चुअल में नहीं मरते ये। तो सबसे शक्तिशाली कौन है? इनमें सबसे शक्तिशाली और महान थे भीष्म पितामह। उनके पास क्या अधिकार था? उनके पास एक अधिकार था कि मृत्यु को अपने कंट्रोल में रखते थे, इच्छा मृत्यु का वरदान था उन्हें। समझ में आई? जो आदमी मरे ही ना, उसका क्या ही कर लोगे। लेकिन हम तो मनुष्य हैं सर, हमारे पास हमारा भरोसा ही नहीं है कुछ, कोई भरोसा नहीं, 2 पल का भरोसा नहीं है। तो जितनी चाबी भरी है उतना तो काम करेंगे ना। सोसाइटी से मैंने जो लिया वो मैं उसको वापस दे रहा हूँ बस, बाय द वे ऑफ कोचिंग और पढ़ाने के हिसाब से, और अच्छे संस्कार के हिसाब से, कि हमेशा ईमानदारी रखनी जीवन में। जो आदमी ईमानदार होता है ना सर, जो आदमी ईमानदार है अपने काम के प्रति, वफादार है काम के प्रति। कल वो 3 बच्चे आए थे, वो भी ये कह रहे थे सर कि वहाँ पर कुछ भी उस फलाना कोचिंग में ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है सर, क्लास स्टार्ट ही नहीं होती है सर, 7:30 का टाइम देके 8:30-9 बजे तक क्लास शुरू होती है। देखिए वन थिंग ना, ईमानदारी वो होनी चाहिए सर। कोर्स कंप्लीट, हाँ ये बताएं सर, सीपीसी 15 से 20 लेक्चर में खत्म हो गया सर, 15 से 20 लेक्चर में सीपीसी खत्म हो गया उनका। लिमिटेशन का नहीं होता 15 दिन में तो, 20 दिन में तो, हमारा 15-20 दिन में कोई सब्जेक्ट नहीं होता सर मेजर में तो। और सर 7 दिन में टीपीए हो गया। हाँ हो सकता है, अगर डायरेक्ट पढ़ाऊंगा तो मैं आपको डायरेक्ट पढ़ाऊँ, समझाऊंगा तो भी नहीं होगा सर 7 दिन में तो खत्म। हाँ रिवीजन वाले बेच में भी नहीं होता सीपीसी 15-20 दिन में तो। ठीक है, अब जो भी उनका वो जाने, बाकी कोचिंग होगा, बाकी कोचिंग वाले जाने। लेकिन सर प्लीज ये जो लेक्चर्स, रिकॉर्डेड लेक्चर्स या जितने भी है ना सर, ये असेट हैं आपके, इनको रखना। और देखो मैं तो एक्सेस काटूंगा नहीं, जैसे जिसका टाइम होने वाला है ना, अगर हम ऑनलाइन शिफ्ट हो जाते हैं तो जो बच्चे अपने यहाँ पे आ गए उनका एक्सेस हमेशा रहेगा आजीवन। वो सब्सक्रिप्शन का पैसा मैं देता रहूंगा, तुम बस पढ़ो। तुमने जितनी फीस दी है ना उसका तुमको सब कुछ रिटर्न करके जाऊंगा। मैं अपने ऊपर वो नहीं चाहता, एक क्या नहीं चाहता मैं अपने ऊपर, बर्डन नहीं, बर्डन तो गंदा शब्द है, बर्डन एक दायित्व, एक होता है ऋण। मुझे डेट नहीं चाहिए, ऋण, मुझे ऋण नहीं चाहिए। कभी मुझसे पढ़ाने में कोई भूल हो गई हो तो वो एक ऋण है मेरे ऊपर। जिस दिन ये क्लासेस ऑनलाइन जाएंगी, मैं उस दिन के बाद किसी का एक्सेस नहीं कट करूंगा। वो 2 साल, 3 साल, 5 साल तक कंटिन्यू रहेगा, जब तक मैं सब्सक्रिप्शन का पैसा देता रहूंगा। जब मुझे लगेगा कि अब इससे मुझे कोई कमाई नहीं हो रही है और सब्सक्रिप्शन भी नहीं आ रहा है, तो फिर उसको कैंसिल करेंगे। क्योंकि वो ऋण नहीं चाहता मैं अपने ऊपर ना। काम ईमानदारी से किया है तो मुझे ऋण नहीं चाहिए अगले जन्म के लिए। मुझे इसी जन्म में मोक्ष चाहिए और निकलना है इस जन्म से। नहीं चाहिए भाई अगला जन्म, मनुष्य योनि में जन्म लिया है एंड दैट वुड बी माय लास्ट। मैं सब अच्छा काम करके जाऊंगा इस जीवन में, अच्छा डीड अपने साथ लेके जाऊंगा। मैंने बहुत गलत काम भी किए हैं, बहुत लोगों को सताया भी है, सताया सर, परेशान भी बहुत लोगों को किया है, राह चलते लोगों को गलत किया, तो ठीक है अभी छोड़ो। आप एक डिफरेंट उनसे मिलते हैं। अभी ऐसे ही किसी कोई मेरे को मिल गया था अभी, टपरी एक यहाँ पर गांधीनगर के ना, टपरी रेस्टोरेंट है। तो मैं एक दिन किसी पुराने दोस्तों से चाय पीने चला गया, तो वहाँ पर एक हॉस्टल के पुराने सीनियर मिल गए मेरे को। तो कहते हैं कि मैंने तेरा वीडियो देखा था और उसमें लग नहीं रहा था कि ये वही प्रतीक है जो हमारे साथ रहता था। तो एक नया जो किस्मत ने मौका दिया मुझे, आई एम वेरी थैंकफुल टू इट। मैंने अब जो भी कुछ गलत हुआ मेरे से उसको सुधार रहा हूँ बस। मेरे को ऋण नहीं चाहिए किसी का, मुझे चुकता करके जाना है सारा हिसाब। लिखिए प्लीज।
अब समझ में आया, बहुत मुश्किल है बात समझा पाना आपको, बट ठीक है। सेक्शन 45 लिखेंगे, टिल पब्लिक नोटिस इज गिवन ऑल पार्टनर्स आर लायबल टू थर्ड पर्सन। सेक्शन 45 लिखेंगे, टिल पब्लिक नोटिस इज गिवन, टिल पब्लिक नोटिस इज गिवन ऑल पार्टनर्स आर लायबल, ऑल पार्टनर्स आर लायबल टू थर्ड पर्सन। जब तक की लोक सूचना नहीं दे दी जाएगी, लोक सूचना नहीं दे दी जाएगी, लोक सूचना नहीं दे दी जाएगी, भागीदार पर व्यक्ति के लिए दायी होंगे, पर व्यक्ति के लिए दायी होंगे, पर व्यक्ति के लिए दायी होंगे, पर व्यक्ति के लिए दायी होंगे। ये पर व्यक्ति जो आप लिखते हैं ना सर, इसके बीच में प्लीज डंडा डाला कीजिए। अब पता नहीं सी कॉपी देख रहा था मैं चलते चलते, पर व्यक्ति ऐसे लिखा कीजिए पर व्यक्ति को, तब समझ पाएंगे कि थर्ड पर्सन की बात हो रही है, वरना फिर पर व्यक्ति का मतलब समझ में नहीं आएगा तुमको। हाँ ऐसे लिखा करो, डायरेक्ट में ऐसे लिखा हो तो ऐसे लिखना चाहिए, क्योंकि आपकी कॉपी फिर मेंस में लिखोगे तो छोटी छोटी आदतें होती जो आपको बाकी बच्चों से अलग बनाती हैं। पैराग्राफ से लिखिए, इन फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस नो नीड ऑफ पब्लिक नोटिस, इन द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस नो नीड ऑफ पब्लिक नोटिस, नो नीड ऑफ पब्लिक नोटिस। निम्नलिखित परिस्थितियों में लोक सूचना की आवश्यकता नहीं होगी, लोक सूचना की आवश्यकता नहीं होगी, लोक सूचना की आवश्यकता नहीं होगी। पॉइंट नंबर 1 डेथ, मृत्यु, पॉइंट नंबर 2 इंसॉल्वेंट, दिवालिया, थर्ड लिखिए सच पार्टनर for whom third person did not know, such partner third person did not know, for whom third person did not know। ऐसा भागीदार जिसके बारे में पर व्यक्ति नहीं जानता, ऐसा भागीदार जिसके बारे में पर व्यक्ति नहीं जानता। सर एक कंसेप्ट आता है, इसको बोलते हैं स्लीपिंग पार्टनर, इसको बोलते हैं उदासीन भागीदार, उदासीन भागीदार, स्लीपिंग पार्टनर। सर ये पार्टनर कौन होता है? ये पार्टनर होता है लेकिन कभी भी डीलिंग नहीं करता है, कभी भी सामने नहीं आएगा। तो सपोज कीजिए ए बी सी ओरिजिनल पार्टनर थे, लेकिन इनकी जो पत्नियां थी ये भी पार्टनर थी, तो टोटल 6 पार्टनर थे। टोटल कितने पार्टनर है? टोटल 6 पार्टनर है, ए बी सी डी ई एफ। लेकिन इनका रिलेशन क्या है? ये वाइफ हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है इनका, ठीक है सर, हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है। बर्मीज बुद्धिस्ट हस्बैंड वाइफ नहीं बन सकते, लेकिन हिंदू हस्बैंड वाइफ तो बिजनेस कर सकते हैं और वो पार्टनर बन सकते हैं। तो सर ऐसा रिलेशन था इनके बीच में, ठीक है ना सर। अब ये वाइफ घर में रहती है, कभी किसी से डीलिंग नहीं करती, ये वाइफ घर में रहती है, किसी से डीलिंग नहीं करती, ये वाइफ घर में रहती है, किसी से डीलिंग नहीं करती, नहीं कोई थर्ड व्यक्ति जानता है, पर व्यक्ति भी नहीं जानता कि टोटल सबको, सबके मार्केट में क्या हो रखा है, सबको मार्केट में ये है सिर्फ ये 3 पार्टनर है जो है। तो ऐसा पार्टनर जिसके बारे में तीसरा व्यक्ति जानता ही नहीं है, तो वहां पर लोक नोटिस देने की आवश्यकता नहीं है, वहां पर लोक सूचना देने की, पब्लिक नोटिस देने की आवश्यकता नहीं है। इनको बोलते हैं स्लीपिंग पार्टनर। ये चुपचाप सोए पड़े रहते हैं, जब कोई काम वाम होता है ना तभी निकल के आते हैं, हाँ कहाँ साइन करने का बताओ, तब आते हैं सब निकल के। बाकी देयर आर ऑल स्लीपिंग पार्टनर्स। समझ में आई ना। और ये भी बात सुनो, पब्लिक नोटिस तब नहीं देना पड़ेगा, डेथ हो जाए, इंसॉल्वेंट हो जाए, या फिर तीसरा व्यक्ति जानता ही नहीं कि ये भी पार्टनर है, तब नोटिस देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मान लीजिए किसी की वाइफ, मान लीजिए तीनों में से एक ही वाइफ है जो कहती कि नहीं मैं तो घर नहीं बैठूंगी, एक्टिवली काम करूंगी, तो एफ रिप्रेजेंट करती है एज ए पार्टनर। तो अगर एफ उस कंडीशन में स्लीपिंग पार्टनर नहीं होगी। अरे तीनों की वाइफ है डी एफ, लेकिन एफ क्या है, थोड़ी पढ़ी लिखी महिला, ये बोलती कि नहीं मेरे को तो काम करने का है, घर में नहीं बैठूंगी मैं, आई डोंट वांट टू बी ए हाउस वाइफ। तो ये रिप्रेजेंट करती है फर्म को तीसरे व्यक्तियों के सामने कि हमारी फर्म ये काम करती है। अगर इसको निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? नोटिस देना पड़ेगा, क्योंकि नाउ शी इज नॉट ए स्लीपिंग पार्टनर, अभी स्लीपिंग पार्टनर नहीं है। समझ में आ गई सर? स्लीपिंग पार्टनर कौन होता है सर? वो पार्टनर होता है जो कभी भी ओपन आके काम नहीं करता है, जो कभी किसी थर्ड पर्सन को वो नहीं करेगा, डील नहीं करेगा किसी से। ऐसे होते हैं स्लीपिंग एडवोकेट्स भी होते हैं, जो सिर्फ डिग्री ले लेते हैं, एनरोलमेंट करा लेते हैं और एक्सपीरियंस काउंट करते रहते हैं, वो कहते हैं स्लीपिंग एडवोकेट्स, जो कभी कोर्ट में काम नहीं रखा, पदम नहीं रखा। ऐसे टीचर्स बहुत, ऐसे आजकल एडवोकेट टीचर बन के बैठे हैं। क्या बन के बैठे हैं?
बुक्स लिख रहे हैं। अरे वकालत नहीं करोगे तो पता नहीं चलेगा कि पढ़ाना क्या है और पढ़ना क्या है। प्रैक्टिकल नहीं बता पाओगे बच्चों को तो फिर कैसे बताओगे। पुराने जमाने में आप जितने भी ऑथर देखेंगे ना सर, चाहे वो भट्टाचार्य सर हो, चाहे वो व्यास सर हो, चाहे वो गुप्ता सर हो, वो एडवोकेसी भी करते थे। प्राणजपे, एनवी प्राणजपे, वो एडवोकेट भी थे, फिर बुक्स भी लिखते थे और कॉलेज में 2-2 3-3 लेक्चर भी लेते थे। क्योंकि प्रैक्टिकल नहीं लिखेंगे तो समझ में कैसे आएगा। वैसे स्लीपिंग पार्टनर होता है, वैसे स्लीपिंग एडवोकेट्स भी आजकल। तो अब भांति भांति के लोग, कबीरा इस संसार में भांति भांति के लोग, वही बात है। ये बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं मेरे पास, सर 7 साल हो गए, इंटरव्यू के टाइम पाएंगे, अभी नहीं आएंगे सर, इंटरव्यू के टाइम पाएंगे सर। 7 साल से तैयारी कर रहे हैं, 5 साल से तैयारी कर रहे हैं, 5 साल से तैयारी कर रहे हैं, एनरोल कराए हुए 5 साल हो गए, तैयारी कर रहे हैं सर। अच्छा, तो मैंने कहा कि 5 साल से थोड़ी बहुत भी प्रैक्टिस नहीं करी कि नहीं सर, थोड़ी बहुत भी प्रैक्टिस नहीं करी। ठीक है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अब आप बताइए मुझे कि अगर इंटरव्यू में कुछ पूछ लेते हैं प्रैक्टिस के रिगार्डिंग, क्योंकि आपको 5 साल हो गए पास आउट हुए, डेफिनेटली बात है ना। अगर आप जैसे अभी 24 के इंटरव्यू हुए थे, तो कोई बच्चा 16-17 का पास आउट है, उसे पूछेंगे ना कि 7 साल क्या किया आपने, तो बच्चा बिल्कुल मना थोड़ी ये बोलेगा कि मैं 7 साल से तैयारी कर रहा हूँ सर। तो सोचिए कितना नेगेटिव इम्पैक्ट है। मैं बोलूँ 7 साल से क्या कर रहे हो, 7 साल से सर तैयारी में लगा हुआ हूँ, 7 साल से आई एम डूइंग प्रिपरेशन। अरे 7 साल से कौन सी प्रिपरेशन होती है। यहाँ पे एक एक साल में बच्चे 1 साल की मतलब जस्ट पास आउट हुए और इंटरव्यू में आ रहे हैं, और आप 7 साल की तैयारी में इंटरव्यू में आ रहे हो, तो क्वालिटी में अंतर है ना। जो 1 साल की तैयारी में जस्ट पास आउट हुआ है और इंटरव्यू देने आ गया, और एक 7-8 साल की तैयारी के बाद इंटरव्यू देने आया है, देर आर ह्यूज डिफरेंस बिटवीन, बहुत बड़ा बड़ा डिफरेंस है ना क्वालिटी का। तो वो तुमको क्यों सेलेक्ट करेगा। फिर आप बताओगे ना सर कि मैं प्रैक्टिस करता हूँ सर, प्रैक्टिस करता हूँ लेकिन साइड बाय साइड एग्जाम भी देता हूँ, प्रैक्टिस बेची चल रही है। जरूरी है सर, ये बहुत जरूरी है। तुमको अभी नहीं रियलाइज होगा ये, लेकिन जब 3 साल का रूल लगा दिया है ना, तो प्रैक्टिस चलेगी इस बार इंटरव्यूज में। अभी एमपी के फॉर्म भर सकते हो आप, 2022 की वैकेंसी ना, उसके लिए रास्ता साफ कर दिया। हाँ सुन लीजिए, एमपी के फॉर्म भर सकते हैं आप लोग। एमपी में हिंदी मीडियम है ना, एमपी की वैकेंसी आने वाली है। 2022 की वैकेंसी अटकी हुई थी, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि 3 साल का रूल नहीं लगेगा इस 2022 की वैकेंसी पर, और 70% और वो भी हटा दिया। अभी उसका जजमेंट आने वाला है, बस उसमें बस चल रही है अभी। तो एमपी की वैकेंसी आने वाली है सर, इट्स गुड न्यूज फॉर ऑल ऑफ यू। ठीक है सर, फर्स्ट पॉइंट हो गया ये, ठीक है ना। फर्स्ट पॉइंट कौन सा था अपना, अरे फर्स्ट पॉइंट में लिखा था ना हमने सेक्शन 45 धारा 45। अब सेकंड पॉइंट लिखिए सेक्शन 46, लिखते चलिए बस, रुकने का काम ही नहीं है। ये क्या पेन है, कान लगा के सुनिए बात, ऐसा होगा ना। छोड़ो यार क्या, चलिए लिखिए सेक्शन 46। एज सुन एज फर्म इज डिजोल्व, एज सुन एज फर्म इज डिजोल्व, हाँ अपेयरिंग है, अपेयरिंग है साहिल, अपेयरिंग है, अपेयरिंग को भी अलाउ किया उसमें। अरे 3 साल की प्रैक्टिस नहीं मांगी है वो, बेसिकली वो बैक डेट की वैकेंसी है, इससे सब अलाउ है उसमें। उसमें एक बार रूल नोटिफिकेशन आने दो उसका, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट देता है, फिर उसका नोटिफिकेशन क्या आता है उसके हिसाब से डिपेंड करेगा। समझ में आ रही है, उसमें 3 साल की प्रैक्टिस का रूल नहीं है। लिखिए एज सुन एज फर्म इज डिसॉल्व, जैसे ही फर्म का विघटन हो जाएगा, जैसे ही फर्म का विघटन हो जाएगा, द प्रॉपर्टी ऑफ फर्म shall be given for payment of debt, प्रॉपर्टी ऑफ फर्म shall be given for payment of debt, फर्म की संपत्ति, फर्म की संपत्ति, फर्म की संपत्ति को ऋणों और दायित्व के संदाय के लिए उपयोग किया जाएगा। फर्म की संपत्ति को ऋणों और दायित्व के संदाय के लिए उपयोग में किया जाएगा, उपयोग किया जाएगा। फर्म की संपत्ति को ऋणों और दायित्व के संदाय में उपयोग में किया जाएगा। As soon as firm is dissolved, then property of firm shall be given for shall be given for shall be given for payment of debt, payment of debt and liabilities, payment of debt and liabilities। सर फर्म की जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं, एसी, टीवी, कंप्यूटर, टेबल, बेंच, जो नुकसान है उसको चुकाओ, उन सबको बेच के। समझ में आई बात, फर्म डिजोल्व हो गई तो इन सबको चुकाइए आप, इन सबको क्या कीजिए, इन सबको चुकाइए। सबसे पहले जिम्मेदारी ये है।
ठीक है, पैराग्राफ लिखिए। इफ देयर इज एनी सरप्लस, इफ देयर इज एनी सरप्लस ऑन एनी अमाउंट, ऑन एनी अमाउंट, यदि यदि अधिशेष, यदि अधिशेष राशि रह जाती है, यदि अधिशेष राशि रह जाती है तो भागीदारों के बीच, तो भागीदारों के बीच वितरित की जाएगी। इफ एनी सरप्लस अमाउंट, surplus amount is left, if there is any surplus amount is left, then distributed among partners, then distributed among partners, then distributed among partners, तो भागीदारी के बीच बांट लेंगे। सर कुछ बचा है, सर एक्स्ट्रा बच गया तो क्या करेंगे, बांट लो और क्या आपस में। नेक्स्ट लिखिए सेक्शन 47, थर्ड पॉइंट लिखेंगे प्लीज, थर्ड पॉइंट लिखेंगे सेक्शन 47 धारा 47, धारा 47 लिखना स्टार्ट कीजिए। वेरेवर देयर इज एनी ऑब्जेक्शन बिफोर डिसोल्यूशन, वेरेवर देयर इज एनी ऑब्जेक्शन बिफोर डिसोल्यूशन, यदि यदि विघटन के पूर्व, यदि विघटन के पूर्व, यदि विघटन के पूर्व कुछ आक्षेप है, कुछ आक्षेप है, कुछ आक्षेप है, नहीं, इफ देयर इज एनी, मैंने ऑब्जेक्शन लिखवा दिया गया इंग्लिश में, दोबारा लिखेगा प्लीज। वेरेवर देयर इज एनी ऑब्लिगेशन बिफोर, ऑब्जेक्शन को ऑब्लिगेशन करना, वेरेवर देयर इज एनी ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन बिफोर डिसोल्यूशन, यदि विघटन के पूर्व, यदि विघटन के पूर्व कोई बाध्यता है, कोई बाध्यता है, कोई बाध्यता है, यदि विघटन के पूर्व कोई बाध्यता है, then it shall be continued, then it shall be continued till transaction is not completed, it then it shall be continued till transaction is not completed। तो वह बाध्यता, तो वह बाध्यता, तो वह बाध्यता, तो वह बाध्यता समव्यवहार पूर्ण ना होने तक बनी रहेगी, तो वह बाध्यता समव्यवहार पूर्ण ना होने तक बनी रहेगी, तो वह बाध्यता समव्यवहार पूर्ण ना होने तक बनी रहेगी, बनी रहेगी। पॉइंट नंबर 4 लिखिए प्लीज, सेक्शन 48, सेक्शन 48 इंपॉर्टेंट है सर फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू आरजेएस, वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, सेक्शन 48 लिखिए, लिखिए प्लीज। देखिए यहाँ पे बोल रहे हैं मोड ऑफ सेटलमेंट ऑफ अकाउंट, मोड ऑफ सेटलमेंट ऑफ अकाउंट, भागीदारों के बीच लेखे गए परिनिर्धारण का ढंग, इसे लिखिए। बाय द फॉलोइंग वे, बाय द फॉलोइंग वे the mode of settlement of accounts between partners, by the following way mode of settlement of accounts between the partners, निम्नलिखित तरीकों द्वारा, निम्नलिखित तरीकों द्वारा भागीदारों के बीच, भागीदारों के बीच लेखा को परिनिर्धारित किया जाएगा, भागीदार के बीच लेखा को परिनिर्धारित किया जाएगा। पॉइंट नंबर 1 लिखिए, फ्रॉम प्रॉफिट, फ्रॉम प्रॉफिट, फ्रॉम प्रॉफिट firstly loss shall be recovered, from profit firstly loss shall be recovered। सर्वप्रथम, सर्वप्रथम, सर्वप्रथम हानियों को, सर्वप्रथम हानियों को, हानियों को लाभ से पृथक किया जाएगा, हानियों को लाभ से पृथक किया जाएगा, हानियों को लाभ से पृथक किया जाएगा। सबसे पहले क्या देख रहे हैं अपन, अगर प्रॉफिट हुआ है आपको तो हम क्या करेंगे, लॉस जो है उसको सेपरेट करेंगे, जितना लॉस है हम उसको देखेंगे, क्योंकि अकाउंट सेटल करना है ना सर। जैसे मान लीजिए कंपनी, जैसे मान लीजिए पार्टनरशिप फर्म है, इसके ऊपर सर होता है डेबिट होता है और क्रेडिट होता है, ठीक है ना सर, ठीक है। जब फर्म सेटल कर रहे हैं तो लास्ट में फिर टोटल आता है, इसका क्या होता है, टोटल। सर डेबिट मतलब इतना रुपया हमारा खर्च हुआ है, 2,20,000 खर्च हुआ है, और क्रेडिट कितना हुआ है, क्रेडिट हुआ है 3,50,000, कितना हुआ है 3,50,000, बचा कितना अकाउंट 1,30,000, कितना बचा 1,30,000। अभी देखेंगे किस किसके पैसे बाकी हैं, किस किसके कितने कितने रुपए बाकी हैं। तो आपने देखा कि यार इसके फलाना कितने बचे, उसके कितने बचे, इसके कितने बचे। मान लीजिए 75,000 की लायबिलिटी थी, तो फिर हम क्या करेंगे, 1,30,000 में से 75,000 को क्या निकाल देंगे, अलग कर देंगे सर। अरे अलग कर देंगे ना, तो जितना का बचेगा उतना आपका है। 25, 30, 65 कितना बचा, तो 65,000 मुनाफा बचा। अगर प्रॉफिट है तो उसमें से लॉस को सेपरेट करो, पृथक कर दो उसको, ठीक है ना सर। सेकंड पॉइंट लिखेंगे, if loss is not recovered from the profit, if the loss is not recovered from the profit, यदि नुकसान का संदाय लाभ से नहीं किया जा सकेगा,
यदि नुकसान का संदाय लाभ से नहीं किया जा सकेगा तो उसका संदाय तो उसका संदाय तो उसका संदाय तो उसका संदाय रकम द्वारा किया जाएगा। तो उसका संदाय रकम द्वारा किया जाएगा। रकम द्वारा किया जाएगा। जो आपने कैपिटल अमाउंट इन्वेस्ट किया था ना सर, उसमें करेंगे। कैपिटल अमाउंट का मतलब होता है सर, पार्टनरशिप फर्म जब बनती है तो हर आदमी 2-2 लाख रुपए डालता है। कितने रुपए डालता है? 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए। फिर फर्म का जो ये 2 लाख रुपए जो होते हैं, ये हमेशा इमरजेंसी फंड होता है। अगर आप प्रॉफिट से नहीं चुका पा रहे हो तो फिर आप जब चाहोगे रकम से, जो रकम सबने पार्टनर्स ने एक एक करके दी थी, जो कैपिटल अमाउंट इन्वेस्ट किया था उससे आप देंगे। फिर समझ में आई बात? ये एक तरह का फंड होता है जो कि कुछ इमरजेंसी में काम आता है। आपात की स्थिति के लिए फंड को यूज करेंगे। जैसे हमारे इंडिया में नहीं है कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, है ना सर, भारत आर्टिकल 267 कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, तो वैसा सेम प्रावधान है यहाँ पर। नेक्स्ट लिखेंगे प्लीज, नेक्स्ट आएंगे, थर्ड पॉइंट लिखिए। इफ देन ऑल्सो नॉट कंप्लीटेड देन अकॉर्डिंग टू शेयर ऑफ प्रॉफिट। यदि इसके उपरांत भी यदि इसके उपरांत भी यदि इसके उपरांत भी यदि इसके उपरांत भी हानि पूरी नहीं की जाती, यदि इसके उपरांत भी हानि पूरी नहीं की जाती तो उसे तो उसे तो उसे पक्षकारों के लाभ के अंश से लिया जाएगा। तो उसे पक्षकारों के लाभ के अंश से लिया जाएगा। इफ देन ऑल्सो नॉट कंप्लीटेड देन अकॉर्डिंग टू शेयर ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। अब क्या होता है ना सर, तुम अपनी लायबिलिटी को लिमिटेड कर सकते हो। देयर इज ए प्रोविजन ना, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, सीमित भागीदार अधिनियम, देयर इज ए प्रोविजन ना, 2008 का एक एक्ट है। अगर तुम चाहो कि भाई सब कुछ लूटने पटने के बाद भी मेरा इतना शेयर तो रहना चाहिए, तो वो बोल सकता है कि मैं सिर्फ 30% ही पे करूंगा, मेरी लिमिटेड लायबिलिटी है सर, 50 लाख ही पे करूंगा अगर कोई नुकसान होता भविष्य में। तो चाहे तो वो बना सकता है, क्योंकि सर सेक्शन 25 क्या बोलता है कि संयुक्तता और पृथकता दायित्व होंगे। दे आर द पार्टनर्स आर जॉइंटली एंड सेवरली लायबल, लिखा हुआ है उसके अंदर। तो चाहे तो उसको फिर रिस्ट्रिक्ट कर किया जा सकता है, इसको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं हम। समझ में? प्लीज नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। असेट ऑफ फर्म यूज इन द फॉलोइंग मैनर। असेट ऑफ फर्म यूज इन द फॉलोइंग मैनर। फर्म की आस्तियां निम्नलिखित रीति द्वारा उपयोजित की जाएगी। निम्नलिखित रीति द्वारा उपयोजित की जाएगी। निम्नलिखित रीति द्वारा उपयोजित की जाएगी। असेट ऑफ फर्म यूज इन फॉलोइंग मैनर। पॉइंट नंबर ए, डेट ऑफ ए थर्ड पर्सन, डेट ऑफ द थर्ड पर्सन shall be paid. Debt of the third person shall be paid. Debt of the third person shall be paid. पॉइंट नंबर लिखिए। फर्म पर व्यक्तियों के ऋणों का संदाय करेगी। फर्म पर व्यक्तियों के ऋणों का संदाय करेगी। पर व्यक्तियों के ऋणों का संदाय करेगी। जो थर्ड पर्सन है, सबसे पहले भाई अगर तुम्हारे असेट बिक रहे हैं, असेट मतलब क्या होता है? असेट मतलब हो गया टीवी, फ्रिज, सोफा, जो भी आपका बिक रहा है ना असेट। अरे सर जी, जैसे आज अभ्युत्थान लॉ अकेडमी का असेट क्या है? ये पैनल 1 लाख का पैनल है, 50,000 का कैमरा है, जैसे वही वीडियो बनता है अपना, 50,000 का कैमरा है, 70,000 का एसी है, ऑफिस में भी ऐसे फर्नीचर है, 4-5 पीसी है, 2-4 कंप्यूटर लैपटॉप है। तो ये सब असेट है फर्म का। इस प्रोप्राइटरशिप फर्म जो है इसका असेट है। ये टेबल, कुर्सियां, ये लाइटें, ये सब ये क्या है? असेट है। ये पंखे, जितने भी फैंस लगे हुए हैं यहाँ पर, 3-4-5 फैन लगे हुए हैं, दीज ऑल आर असेट्स ऑफ द फर्म। आप इनको ऐसे ही नहीं यूज कर सकते ना सर। These all are the assets of firm. ये सब फर्म के assets हैं। सेकंड पॉइंट लिखेंगे, बी पॉइंट लिखिए। If any partner has given any amount, if any partner has given any amount which is other than capital, then it shall paid. If any partner has given any amount which is other than capital, then paid. यदि किसी भागीदार द्वारा यदि किसी भागीदार द्वारा पूंजी से भिन्न किसी रकम का भुगतान किया गया था। पूंजी से भिन्न किसी रकम का भुगतान किया गया था। पूंजी से भिन्न किसी रकम का भुगतान किया गया था।
तो उसे वो दिया जाएगा, तो वो उसे दिया जाएगा, तो वो उसे दिया जाएगा। सर 2 लाख रुपए दिए थे मैंने अलग से, ठीक है ना सर, फर्म के बुरे दिन थे, मैंने 1 लाख रुपए अपने जेब से दे दिया कि चलो ठीक है इसको चलने दो। तो जब जब डिसोल्व हो रही है तो असेट जो बिकेंगे उससे 1 लाख रुपए मेरा निकाला जाएगा। समझ में आई? थर्ड पॉइंट लिखिए, थर्ड पॉइंट लिखिए, कैपिटल शैल बी गिवन टू द पार्टनर्स, कैपिटल शैल बी गिवन टू द पार्टनर्स, कैपिटल शैल बी गिवन टू द पार्टनर्स, हर भागीदार को, हर भागीदार को पूंजी लेखे, पूंजी लेखे, पूंजी लेखे के अनुपाती संदाय किया जाएगा, पूंजी लेखे के अनुपाती संदाय किया जाएगा, पूंजी लेखे के अनुपाती संदाय किया जाएगा। चौथा पॉइंट लिखिए, इफ एनी अमाउंट इज ड्यू देन डिवाइडेड इन प्रोपोर्शन, इफ एनी अमाउंट इज ड्यू देन डिवाइडेड इन प्रोपोर्शन, देन डिवाइडेड इन प्रोपोर्शन। यदि कोई भाग अवशिष्ट रह जाता है, यदि कोई भाग अवशिष्ट रह जाता है, यदि कोई भाग अवशिष्ट रह जाता है तो वह परस्पर बांट दिया जाएगा, तो वो परस्पर बांट दिया जाएगा। देन डिवाइडेड इन प्रोपोर्शन, इफ एनी अमाउंट इज ड्यू देन डिवाइडेड इन प्रोपोर्शन, तो बांट दिया जाएगा। 49 लिखिए प्लीज, 49 लिखिए प्लीज। तो कल ही खत्म हो जाएगा यार, कब खत्म हो जाएगा ये? तो कल ही खत्म हो जाएगा सर। इसमें ना मैं बैरेक्ट नहीं पढ़ा रहा कल, वो सर आप बैरेक्ट नहीं पढ़ाते, मैंने कहा बैरेक्ट पढ़ाता हूँ मैं, पर इसमें नहीं पढ़ाता, एक 2 नंबर के लिए बैरेक्ट नहीं पढ़ाता मैं, एक 2 नंबर के लिए बैरेक्ट नहीं पढ़ाऊंगा। अब एक्सरसाइज 1 में 1 नंबर का आएगा तो उसमें बैरेक्ट नहीं पढ़ाने बैठूंगा, उसमें फिर मैं तुम्हें समरी लिखवाऊंगा, लिखाऊंगा संक्षिप्त में पूरा बैरेक्ट लिखाऊंगा, एक सेक्शन लिखाऊंगा, नॉट इवन ए सिंगल सेक्शन जो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा कि तुम खुद पढ़ लेना। अब जैसे मेजर एक्ट होता है तो तुम्हें पता ही है कि अपन एक सेक्शन पढ़ते हैं, लाइन टू लाइन पढ़ते हैं, वर्ड टू वर्ड पढ़ते हैं, लेकिन ये छोटे छोटे एक्ट हैं जहाँ 1 नंबर का मामला है ना, वहां पर फिर आप इस एक्ट में, जैसे सर ये जो एक्ट है इसकी और एसआरए की लेंथ एक ही है, एसआरए और ये दोनों एक ही लेंथ के, एसआरए 25 से 30 लेक्चर ले लेता है, 22-23 लेक्चर, 25 लेक्चर मिनिमम लग जाते हैं उसमें, और इसमें वही 5 लेक्चर लगेंगे, 5-6 लेक्चर। क्यों? क्योंकि सर एसआरए वेटेज रखता है प्री में भी और मेंस में भी और इंटरव्यू में भी, वो बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है। जबकि इसमें एसआरए से ज्यादा सेक्शन है, एसआरए में कुल मिला के 43-44 सेक्शन है, इसमें 72-75 सेक्शन है, तो सेक्शन पे मत जाइए। अब ऐसे देखा जाए तो 280-90 सेक्शन है रेवेन्यू में, तो अब रेवेन्यू में कोई इतना समय देना पड़ेगा, 292 सेक्शन कुछ है उसमें, थोड़े ना कि अब 292 सेक्शंस के लिए तुम लगे हुए और तुम बोलो 1.5-2 महीने खिंचा के पढ़ा रहा हूँ। वहीं पे बीएनएस के अंदर हमने 60% लेक्चर लिए हैं, 332-338 सेक्शंस के लिए, 350 सेक्शन के लगभग 358 के लिए हमने कितने समय लिया है। तो कहने का मतलब ये समझिए, जो आपको समझाना चाह रहा हूँ कि हर एक्ट का एक अपना वो रहता है, वेटेज रहता है, और मैं अपने अनुभव से पढ़ा रहा हूँ आपको, एक्सपीरियंस मुझे है, तो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मुझे, मैं वो डिलीवर कर रहा हूँ आपको। इन एक्ट को उतना ही पढ़िए जितना लिखवाया है, वो डीप डाइविंग करने की जरूरत नहीं है, 1 नंबर के लिए आता है सर। आपको लगता है कि सर और क्या पढ़ूं मैं, आपने जो लिखवाया सर वो तो पढ़ लिया मैंने, तो एमसीक्यू सोल्व कीजिए। बाकी स्टेट्स में क्या है, परीक्षा मंथन देखिए, इसमें क्या क्या सवाल पूछे हुए बाकी स्टेट्स में, घटना चक्र देखिए, या फिर लो फाइटर देखिए, 2-3 बुक्स हैं अच्छी अच्छी, इनमें देखिए कि यार सोगा से क्या सवाल है, पाटनी से क्या सवाल है। आप देखना कुछ नहीं बचेगा जो अपने नहीं टच किया होगा। आपको यकीन ना आता, लेकिन फिर भी ठीक है, यकीन तो करना पड़ेगा। डाउट मत करना सर, टीचर पे आपको हमेशा फेथ होना चाहिए। अगर टीचर और आपके बीच में फेथ की कमी है ना, विश्वास की कमी है, आप कभी सफल नहीं हो पाएंगे। नेक्स्ट सवाल लिखिए प्लीज। नेक्स्ट 5वां पॉइंट, कौन सा पॉइंट आएगा? अरे 5वां पॉइंट आएगा ना, 4 तो एक्सेप्शन पढ़ लिए, 5 तो पॉइंट, मतलब 4 पॉइंट तो पढ़ लिए, 5वां पॉइंट पढ़िए। क्या इफेक्ट क्या होगा, प्रभाव क्या होगा 5वां पॉइंट में? सेक्शन 49 धारा 49 या 49 जो भी है, 49 भी चलता है, सब चलता है। 49 सेक्शन 49 लिखिए, वेरेवर देयर इज एनी जॉइंट डेट, वेरेवर देयर इज एनी जॉइंट डेट, जहां कहीं भी संयुक्त ऋण है, जहां कहीं भी संयुक्त ऋण है, then firm shall pay its debt first, then firm shall pay its debt first। तो ऋण का संदाय प्रथमतः फर्म द्वारा किया जाएगा, ऋण का संदाय प्रथमतः फर्म द्वारा किया जाएगा, then its partner, then firm shall pay its debt
firstly, then its partner. Shall pay its debt firstly, then its partner. फर्म द्वारा संदाई किया जाएगा, उसके उपरांत भागीदार द्वारा, उसके उपरांत भागीदार द्वारा, उसके उपरांत भागीदार द्वारा। छठा पॉइंट लिखिए सेक्शन 50। लिखिए सेक्शन 50। Wherever there is a dissolution, wherever there is any dissolution, जहां कहीं भी विघटन किया गया है, जहां कहीं भी विघटन किया गया है, जहां कहीं भी विघटन किया गया है, एंड इफ एनी प्रॉफिट रिसीव्ड, इफ एनी प्रॉफिट रिसीव्ड, यदि यदि लाभ प्राप्त होने की स्थिति में, यदि लाभ प्राप्त होने की स्थिति में, इफ देयर एनी प्रॉफिट रिसीव्ड, लाभ प्राप्त होने की स्थिति में, लाभ प्राप्त होने की स्थिति में, लाभ प्राप्त होने की स्थिति में परस्पर बांट लिया जाएगा, परस्पर बांट लिया जाएगा, परस्पर बांट लिया जाएगा। सेक्शन 51, सेक्शन 51। Wherever partnership was for specific time period, wherever partnership is for specific time period, जहां कहीं भी भागीदारी, जहां कहीं भी भागीदारी विनिर्दिष्ट समय अवधि के लिए थी, विनिर्दिष्ट समय अवधि के लिए थी, जहां कहीं भी भागीदारी विनिर्दिष्ट समय अवधि के लिए थी, जहां कहीं भी भागीदारी विनिर्दिष्ट समय अवधि के लिए थी, समय अवधि के लिए थी। Wherever partnership was for limited time period and premium was given, and premium was given, and premium was given, and premium was given, तथा कोई प्रीमियम दिया गया था, तथा कोई प्रीमियम दिया गया था, then after dissolution, then after dissolution, such premium shall be repaid, thus such premium shall be repaid। तो विघटन के उपरांत, तो विघटन के उपरांत उसे लौटाया जाएगा, तो विघटन के उपरांत उसे लौटाया जाएगा, तो विघटन के उपरांत उसे लौटाया जाएगा। सेक्शन 52, सेक्शन 52। Wherever partnership is dissolved, जहां कहीं भी भागीदारी का विघटन, जहां कहीं भी भागीदारी का विघटन, wherever partnership is dissolved due to fraud or misrepresentation, due to fraud or misrepresentation, जहां कहीं भी भागीदारी का विघटन कपट या दुरुपदेशन के कारण हुआ है, कपट या दुरुपदेशन के कारण हुआ है, कपट या दुरुपदेशन के कारण हुआ है, then amount shall be recovered from such partner, then amount shall be recovered from such partner। तो ऐसे भागीदार से, तो ऐसे भागीदार से, तो ऐसे भागीदार से वह राशि वसूली जाएगी, तो ऐसे भागीदार से वो राशि वसूली जाएगी, वसूली जाएगी। 9 पॉइंट लिखिए, सेक्शन 54, धारा 54, कौन सा 53, सॉरी 53, 54 नहीं, 53, सेक्शन 53 लिखिए, 53 लिखिए। After dissolution of firm, after dissolution of firm, there is restraint from use firm name and firm property. There is restraint to use firm name and firm property. There is restraint to use firm name and firm property। जहाँ कहीं भी भागीदारी का विघटन हो गया है, जहाँ कहीं भी भागीदारी का विघटन हो गया है, तो वहाँ फर्म नाम या फर्म की संपत्ति, तो वहाँ फर्म नाम या फर्म की संपत्ति को उपयोग में लाने से अवरुद्ध किया जाएगा। फर्म नाम या फर्म की संपत्ति को उपयोग में लाने से अवरुद्ध किया जाएगा, अवरुद्ध किया जाएगा। पैराग्राफ में लिखना, एक्सेप्ट गुडविल, एक्सेप्ट गुडविल, सिवाय, सिवाय गुडविल, सिवाय गुडविल के, सिवाय गुडविल के, सिवाय गुडविल के। अरे सर तुमने पार्टनरशिप फर्म बेच दी किसी को, ठीक है ना सर, तीनों पार्टनर ने डिसाइड करके फर्म बेच दी, फर्म का अच्छा नाम था, एक गुडविल थी मार्केट में,
अब जो जिसके पास गई वो तो गुडविल का यूज करेगा ना, आप उसको थोड़ी, उसको कैसे रोकोगे गुडविल का यूज करने से? भाई फर्म डिसॉल्व हो गई है, लेकिन गुडविल जो मार्केट में एस्टैब्लिश है उसको कैसे रोकोगे? नेक्स्ट लिखिए सेक्शन 54 54। There can be agreement in restraint of trade also. There can be agreement in restraint of trade also. Section 27 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेम प्रोविजन लिख देना सर, पेरीमेटेरिया प्रोविजन है, पेरीमेटेरिया प्रावधान है। पेरीमेटेरिया मतलब समझते ना क्या होता है? समान प्रावधान, जो वहां पे भी दिया हुआ है, पेरीमेटेरिया वही समान प्रावधान जो वहां पे दिया हुआ है वही यहाँ पे भी दिया हुआ है। पेरीमेटेरिया मतलब होता है कि एक प्रावधान 27 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में जो बोला हुआ है वही 54 भी बोलता है। लिखिए देयर कैन बी एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड आल्सो। लिखिए व्यापार अवरोधी करार भी किया जा सकता है, या व्यापार अवरोधी करार भी किया जा सकता है, व्यापार अवरोधी करार भी किया जा सकता है। हमें दोबारा नहीं लिखा रहा कि विंदिस कालावधि के लिए, विंदिस स्थान के लिए, ठीक है ना सर? भाई स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए उस एरिया में पर्टिकुलर काम नहीं करोगे, वो रिपीट नहीं कर रहा मैं, ठीक है? 11वां लिखेंगे सेक्शन 55, सेक्शन 55। There can be sale of goodwill also after dissolution of firm. After dissolution of firm, there can be sale of goodwill also after dissolution of firm. फर्म के विघटन होने के उपरांत, फर्म के विघटन होने के उपरांत, फर्म के विघटन होने के उपरांत गुडविल का विक्रय भी किया जा सकता है, गुडविल का विक्रय भी किया जा सकता है, गुडविल का विक्रय भी किया जा सकता है। सेकंड पॉइंट लिखेंगे द राइट्स ऑफ बाय राइट्स, the rights of buyer and seller of goodwill are following. The rights of buyer and seller of goodwill, the rights of buyer and seller of goodwill are following. गुडविल के क्रेता और विक्रेता के अधिकार निम्नलिखित होंगे। गुडविल के क्रेता या विक्रेता के अधिकार निम्नलिखित होंगे। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर ए लिख देना इसमें, ठीक है ना? ए लिख देना। सेकंड पॉइंट है इसमें, ए पॉइंट लिख देना। He can use the firm name, he can use the firm name, फर्म के नाम को उपयोग कर सकेगा, फर्म के नाम को उपयोग कर सकेगा। He can use the name of, he can use the name of firm, फर्म के नाम को उपयोग कर सकेगा। सेकंड लिखिए he can represent himself for business of firm, he can represent himself from for business of firm, वो फर्म के नाम से कारोबार चला सकेगा, वो फर्म के नाम से कारोबार चला सकेगा। फर्म के नाम पर से कारोबार चला सकेगा। थर्ड लिखना he can solicit the custom of persons, he can solicit the custom of person, व्यवहार करने की याचना कर सकेगा, व्यवहार करने की याचना कर सकेगा, व्यवहार करने की याचना कर सकेगा। स्टार लगा के लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। These rights are subject to agreement, these rights are subject to agreement। ये अधिकार, ये अधिकार करार के अधीन होंगे, ये अधिकार करार के अधीन होंगे, ये अधिकार करार के अधीन होंगे। अगर सर मान लीजिए करार किया है, गुडविल का यूज करोगे तो नाम का यूज कर सकते हो ना सर। गुडविल बेच दिया आपने तो उसका मतलब ये है कि आप चाहो तो ये कर सकते हो। आप अगर एग्रीमेंट कर लो स्पेसिफिकली, भाई आई वांट टू यूज द फर्म नेम, आई वांट टू यूज द गुड, आई वांट टू कैरी आउट बिजनेस ऑन द सेम नेम, और मैं आपके कस्टमर्स भी लूंगा और आपका जो डेटा है उसको भी मैं यूज करूंगा। जैसे मान लीजिए, अरे सर आज मैं खाना खाने जाता था, काना है जयपुर में, काना रेस्टोरेंट, या फिर मान लीजिए बीकानेर वाला कोई सा भी रेस्टोरेंट मान लीजिए फेमस जो सब तरफ होता है। अब मैं कहीं खाना खाने जाता हूँ जो उसकी चेन चलती है पूरे ऑल ओवर इंडिया में, ठीक है सर। आज उसका मालिक कोई बिक गया, उसका जो मालिक है, तीन पार्टनर थे जिन्होंने फर्म बेच के चले गए, जैसे सीसीडी है, कैफे कॉफी डे, या फिर डोमिनोज है, उसके मालिक चले गए बेच के। तीनों मालिक थे जिन्होंने फर्म बेच दी, गुडविल भी दे गए। 50 करोड़ रुपए तो फर्म का और 50 करोड़ रुपए गुडविल का भी दे रहे हैं आपको। अगर एग्रीमेंट किया हुआ है तो फिर वो उसी के नाम से धंधा भी करेगा, डोमिनोज के नाम से बिजनेस भी चलाएगा, है ना, उसका नाम भी यूज करेगा, और कस्टमर्स का डेटा है तो मैसेज भी भेजेगा 50% ऑफ ऑन एवरी वेडनेसडे, ऐसे भी लिख के भेजेगा। कर सकता है अगर एग्रीमेंट है तो। अगला लिखिए प्लीज, थर्ड पॉइंट लिखना है इसमें, ठीक है ना सर। ज्यादा ना राइट्स ऑफ बायर्स एंड सेलर्स ऑफ गुडविल था ना सर, गुडविल के क्रेता और विक्रेता का अधिकार, इसका था थर्ड पॉइंट लिखना इसमें। देयर कैन बी एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड आल्सो, there can be agreement in restraint of trade also, there can be agreement in restraint of trade also। व्यापार अवरोधी करार भी किया जा सकेगा, व्यापार अवरोधी करार भी
किया जा सकेगा, किया जा सकेगा। ठीक है सर, अब बचाया इसको कल करेंगे। ठीक है, एक सवाल लिख लीजिए, ज्यादा ज्यादा एक सवाल पे छोड़ जाता हूं मैं आपको, जैसे करोड़पति में छोड़ जाते हैं ना एक सवाल पे कि देवी सज्जनों इस सवाल का जवाब अब कल दिया जाएगा, समय अवधि हो गई है, वैसे ही सवाल दे देता हूं मैं आपको। व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म, फर्म के रजिस्ट्रीकरण से क्या तात्पर्य है, फर्म के रजिस्ट्रीकरण से क्या तात्पर्य है, एंड व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन, एंड व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन, एंड व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ, तथा रजिस्ट्री न कराने का क्या प्रभाव होगा, तथा रजिस्ट्री न कराने का क्या प्रभाव होगा, तथा रजिस्ट्री न कराने का क्या प्रभाव होगा। ये लास्ट इंपोर्टेंट सवाल बनता है मेंस का यहाँ से। कभी कभी करोड़पति देखता हूँ ना मैं, तो मुझे लगता है यार ये कितने मूर्ख लोग बैठे हैं, है ना। उसमें एक सवाल पूछता है अमिताभ बच्चन, अभी एपिसोड देख रहा था, उसमें से पूछता है आजकल पता नहीं क्या अजीब सा कुछ रूल कर दिया उन्होंने ना, तो जल्दी से जवाब देना पड़ता है बटन दबा के, ऐसा कुछ रूल कर दिया उन्होंने, दो को बुलाएंगे, दो को बटन दबाएंगे, कौन जल्दी दबाए। उससे पूछता है कि कौन शरीर के किस अंग में पाया जाता है, कौन शरीर के किस अंग में पाया जाता है। दोनों बजर दबा देते हैं, तो एक कहती है एब्डोमेन, दूसरा कहता है चेस्ट। हाँ सबको पता है तो मुझे लगता है जानकर के ऐसा ना कुछ करते ही ताकि लोग उकसाए और लोग जानकर के रजिस्ट्रेशन करें कि हम भी बनेंगे करोड़पति। मतलब जान करके होता है, इतने मूर्ख और इतना कम आईक्यू वाले लोग तो नहीं आते होंगे यार। हाँ ये सब फेक होता है यार। अरे भाई किसी के भरोसे नहीं रहना, अपनी मेहनत खुद बनाओ। अब तो ड्रीम इलेवन भी बंद कर दिया सरकार ने, जो तुम्हारे करोड़पति बनने के सपने थे वो भी चले गए। मैंने बहुत टीमें बनाई करोड़पति के चक्कर में, पैसा तो रिकवर कर लेता था मैं, लेकिन कभी जीत नहीं पाया। एक बार 500 रुपए जीता था, हाँ वो भी बना दी थी। कभी ना कभी सोचते थे हम जीतेंगे, लेकिन हम ड्रीम लोन ही नहीं रहा। बहुत मुश्किल है ड्रीम इलेवन पे जीतना तो। ठीक है सर, ओके।